कहा था यूपी के नौजवानों चिंता मत करना, गोबर से रोजगार दे देंगे आपको। गोबर से रोजगार दे रहे थे हमारे नौजवानों को, यूपी वालों को। और अपने दोस्तों को क्या देते हैं? लाखों हजारों करोड़ का व्यापार। और योगी आदित्यनाथ जी, मैं सुनता हूं उनका असेंबली का भाषण, बहादुरी में रोज गाली गलौज, इसको हड़काना, उसको धमकाना, इसको उठा लेंगे, उसको गिरा देंगे, उसको उल्टा लटका देंगे। अरे भैया, प्रदेश के लिए क्या किया इसको तो बताओ। बांग्लादेश पार करके, आसाम पार करके, त्रिपुरा पार करके, बंगाल पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके दिल्ली कैसे पहुंच गया? ये गंभीर प्रश्न है कि जब आपको सरकारी स्कूल बनाने की ज़रूरत है, अस्पताल बनाने की ज़रूरत है, जलापूर्ति पहुंचाने की ज़रूरत है, सिंचाई की सुविधा देने की ज़रूरत है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य के क्षेत्र को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, तो आप सिर्फ पूरे प्रदेश को एक नफरत के एजेंडा में झोंक के ना रोजगार का सृजन कर रहे हैं, ना कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं, ना शिक्षा के क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा? पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में हम सब लोग जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की जनता से जब भी वोट मांगने के लिए आते हैं, ये कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिएगा, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, और मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार है। इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन आज मैं जो नफरती एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जिस एजेंडे के नीचे ये सच्चाई को छिपाना चाहते हैं, उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की इन्होंने क्या हालत बना रखी है, किन किन क्षेत्रों में कितनी दुर्दशा की है, वो मैं आपके सामने आंकड़ेवार रखना चाहता हूं। और ख़ास तौर से क्योंकि ये बजट का सत्र था, उत्तर प्रदेश के बजट में बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन उसके बारे में जो गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के किसानों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को, आम इंसान को ये जानने की कोशिश करना चाहिए था कि क्या हुआ है उनके लिए इस बजट में, वो प्रयास नहीं किया गया। मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 23-24 में एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, यानी कि शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति विभाग के लिए 85,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। 73,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया, यानी जो बजट निर्धारित किया गया उससे भी 14% कम बजट खर्च किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उससे भी बुरी हालत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 47,000 करोड़ रुपए बजट के अंदर प्रावधान किया गया और खर्च किया गया 28,911 करोड़ रुपए, यानी कि जो बजट स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र की कितनी बदहाली है, अस्पतालों का कितना बुरा हाल है, हम लोग देखते हैं। मोमबत्ती की रोशनी में ऑपरेशन करते हुए दृश्य हम लोग देखते हैं, अस्पतालों में बेड पर कुत्तों को बैठे हुए हम लोग देखते हैं कि कोरोना की महामारी में उत्तर प्रदेश का क्या हाल हुआ। उस स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बजट निर्धारित किया गया था, उसका 39% कम बजट खर्च किया गया। 39% बजट खर्च किया गया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में 14% बजट कम खर्च किया गया। अब आते हैं वाटर सप्लाई के क्षेत्र में। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन, जल आपूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में 24,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 18% बजट खर्च नहीं किया गया। नगर विकास के क्षेत्र में
28,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 27,000 करोड़ रुपए 28,465 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 27,795 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 2% पैसा खर्च नहीं किया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके बारे में समाज के वंचित वर्ग को सबसे ज़्यादा चिंता होती है। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़, इनके कल्याण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो बजट निर्धारित किया गया था वो किया गया था 6,085 करोड़ रुपए बजट खर्च हुआ, 4,327 करोड़ रुपए, 29% बजट का हिस्सा खर्च नहीं किया गया। 6,085 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 4,327 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 27% बजट, 29% बजट खर्च नहीं किया गया। सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में 18,668 करोड़ रुपए बजट निर्धारित किया गया, 16,823 करोड़ रुपए खर्च किया गया, लगभग 10% बजट खर्च नहीं किया गया। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 32,771 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 28,272 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 14% बजट का हिस्सा खर्च नहीं किया गया। सिंचाई के क्षेत्र में और बाढ़ के क्षेत्र में 22,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 14,422 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 35% पैसा खर्च नहीं किया गया। बिजली के क्षेत्र में इन्होंने बजट बढ़ाया, लेकिन वास्तविक जो बजट है ये दिखा रहे हैं कि 14% अधिक बजट खर्च किया गया, लेकिन उसका भी मैं अभी आंकड़ा दूंगा आपको कि जो बजट इन्होंने 43,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया था वो कितना नाकाफ़ी है उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में 41,286 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 38,688 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 6% पैसा खर्च नहीं किया गया। सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में 38,338 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, 36,223 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 6% पैसा खर्च नहीं किया गया। अब उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की अंतिम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग, जिसको तमाम आवश्यकताएं होती हैं अपनी पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए, और उनको तो बाकी कामों में लगा रखा है, बुलडोजर चलाने में, नफरत फैलाने में, तो 35,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया, 35,579 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया, 28,760 करोड़ रुपए खर्च किया गया, 19% बजट का हिस्सा खर्च नहीं किया गया। अब इसमें एक बहुत अच्छी चालाकी ये लोग करते हैं, वो मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं आपको। ये बजट का निर्धारण कैसे करते हैं? जैसे बजट में प्रावधान इन्होंने 24-25 के लिए रखा 1,335 करोड़ रुपए शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए। फिर एक संशोधित बजट लेके आए जिसका आप लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब मेन बजट आता है उसकी चर्चा होती है, बजट आ गया, लेकिन बीच में जो रिवाइज्ड बजट आता है, संशोधित बजट जो आता है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं होती। तो बीच में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक संशोधित बजट प्रस्तुत किया, वो किया 84,985 करोड़ रुपए का। यानी कि जो बजट इन्होंने निर्धारित किया था 2023-24 में, 2024-25 में, उसको घटा के इन्होंने 15% कम कर दिया। और अभी 25-26 के लिए इन्होंने 1,03,553 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। और क्या कह रहे हैं?
कह रहे हैं हमने बजट को 22% बढ़ा दिया। ये चालाकी आप देखिए, पहले 15% घटाया और फिर जो घटाया हुआ बजट है उसमें थोड़ा अमाउंट जोड़ के कह रहे हैं हमने 22% बढ़ा दिया जो पिछली बार का बजट था उससे। अरे भाई, पिछली बार का बजट तो 1,03,000 करोड़ रुपए था, उसमें आपने 15% घटा दिया। तो ऐसे ही सारे फिगर मैं आपको दे दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता क्या है? आप शिक्षा के क्षेत्र में जो पैसा निर्धारित करते हैं बजट में, वो खर्च नहीं कर पाते। 15% पैसा आप नहीं खर्च करते। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40% बजट का हिस्सा खर्च नहीं करते। आप SC, ST, OBC के लिए जो पैसा निर्धारित है, अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण के लिए जो पैसा निर्धारित है, उसका 30% पैसा, 29% पैसा आप खर्च नहीं करते। आप पुलिस के लिए जो पैसा निर्धारित करते हैं वो पैसा आप खर्च नहीं करते। आपने हर सेक्टर की एक तरीके से कहें तो बैंड बजा रखी है। तो इसलिए ये जो बजट आपने प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश का, इस पे एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि कितना आपने बजट निर्धारित किया और कितना आपने बजट खर्च किया है। और इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप गुमराह करने के बजाय ये आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ आपका एक ही काम है दिन रात हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना, लोगों को बांटना, लेकिन जो उनके कल्याण की बात है वहाँ कोई काम नहीं करना है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 8 लाख बच्चे 8 महीने के अंदर सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार का आंकड़ा है जो पार्लियामेंट में दिया गया जयंत चौधरी जी के द्वारा, जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार के। आसाम में इसी प्रकार से 65,000 बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। ये गंभीर प्रश्न है कि जब आपको सरकारी स्कूल बनाने की ज़रूरत है, अस्पताल बनाने की ज़रूरत है, जलापूर्ति पहुंचाने की ज़रूरत है, सिंचाई की सुविधा देने की ज़रूरत है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य के क्षेत्र को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, तो आप सिर्फ पूरे प्रदेश को एक नफरत के एजेंडा में झोंक के ना रोजगार का सृजन कर रहे हैं, ना कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं, ना शिक्षा के क्षेत्र में, तो उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा? तो मैं चाहता हूं कि मोदी जी जब इस बार आए और योगी जी से जब प्रश्न किया जाए तो उनसे पूछा जाए कि भाई ये डबल इंजन की आपकी जो सरकार है, ये सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है और सिर्फ खोखले वादे हैं। जनता के लिए काम करने की जहां तक बात है, सच्चाई में ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आपने प्रदेश के लिए सिर्फ धोखेबाजी करने का काम किया है, जनता के लिए काम नहीं किया। एक और महत्वपूर्ण विषय जो इस समय काफ़ी चर्चा में है, केंद्र सरकार की संस्था जिसके मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, उसके अधीन आने वाली संस्था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गंगा नदी के पानी के बारे में जो रिपोर्ट दी वो बहुत चौंकाने वाली है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि गंगा का पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि याचमन करने लायक भी नहीं है, नहाने लायक भी नहीं है। वो पानी आपके नहाने पर, उसका इस्तेमाल करने पे बीमारियों को जन्म दे सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन आने वाली संस्था की रिपोर्ट कह रही है और ये एनजीटी के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। उसके जवाब में उत्तर प्रदेश सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने एक रिपोर्ट रखी कि नहीं साहब, सब कुछ अच्छा है,
जिस पे इनको फटकार मिली कि ये पुरानी रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, ताज़ा रिपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मां गंगे को धोखा देने का काम मत कीजिए। नमामि गंगे योजना में 40,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी खर्च कर चुके हैं। उस 40,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ, एक एक पैसे का हिसाब दीजिए। कानपुर में चलिए गंगा प्रदूषित, प्रयागराज में चलिए, काशी में चलिए, नालों का पानी गंगा नदी में जा रहा है। चलिए आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है गंगा की, क्या हालत है यमुना की। आप हरियाणा में, अब आप दिल्ली में भी आ गए, उत्तर प्रदेश में आप, सेंटर में आप, कितना पैसा चाहिए आपको? हजारों करोड़ रुपए आपने पानी की तरह बहाया, अभी भी आप गंगा का प्रदूषण दूर नहीं कर पाए, अभी भी आप यमुना को साफ नहीं कर पाए। सवाल बार बार दिल्ली की एक सरकार से आप पूछते रहते थे, अब तो हर जगह आपकी सरकार है। तो इस एक एक रुपए का हिसाब हम लोगों को चाहिए। 40,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे योजना में कहाँ खर्च किया, और अगर इसके बारे में स्पष्टता के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं बताती है तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर इसको लेकर अभियान चलाएगी, आंदोलन करेगी। गंगा जहाँ जहाँ प्रदूषित है वहाँ जाकर हम लोग इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने का काम करेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि ये बजट के साथ जो इन्होंने खेल किया है उस खेल की जानकारी आपको दी जाए। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी दिल्ली सरकार ने आज 2500 रुपये वो महिलाओं के खाते में डालने जा रहे हैं। दिल्ली की सरकार क्या डालने जा रहे हैं? 2500 पढ़ा आपने उसको? प्रधानमंत्री जी ने कहा था, देखिए ये फिर वही आ गई बात। प्रधानमंत्री जब भी कुछ बोलें, देश की जनता को सावधान हो जाना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी है, और भारतीय जुमला पार्टी के सबसे प्रमुख नेता का एक जुमला है। क्या बोला था प्रधानमंत्री जी ने? दिल्ली की हर महिला के खाते में 8 मार्च को 2500 रुपये पहुंच जाएगा। अब आप उसमें क्या कह रहे हैं? अब आपने उसमें इतने नियम बना दिए कि मुझे लगता है 10% से ज़्यादा महिलाओं को आप इस योजना का लाभ नहीं दे पाएंगे। दिल्ली की 90% महिलाओं को इस योजना से आप वंचित रखेंगे। इतने सारे आपने उसमें क्लॉज बना दिए, इतने सारे रोक आपने लगा दिए। जैसे मैं आयुष्मान योजना के बारे में कहता हूँ कि अगर आपके घर में फटफटिया स्कूटर है तो आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपका पक्का मकान है तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 10,000 महीने की आमदनी है तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आपने ये एक बार फिर प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता के साथ जुमला बोलने का काम किया है और उनका वादा एक धोखा साबित हुआ है। और प्रधानमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि अब वास्तव में आपकी पार्टी का नाम भारतीय जुमला पार्टी हो चुका है। अब झूठ और जुमला बोलना बंद कर दीजिए। देश की जनता को मैं सावधान करना चाहता हूं विनम्रतापूर्वक कि जब भी प्रधानमंत्री जी बोलें कुछ तो उससे कृपया करके बहुत जांच पड़ताल करके ही उसके ऊपर भरोसा कीजिए। और भरोसा करने लायक कुछ है भी नहीं। यहाँ यूपी में तो आए थे चुनाव के पहले, 22 के पहले हम लोगों ने सुना था, कहा था यूपी के नौजवानों चिंता मत करना, गोबर से रोजगार दे देंगे आपको। गोबर से रोजगार दे रहे थे हमारे नौजवानों को, यूपी वालों को। और अपने दोस्तों को क्या देते हैं? लाखों हजारों करोड़ का व्यापार, लाखों हजारों करोड़ की कर्ज माफी। तो आपके दोस्तों को लाखों हजारों करोड़ का उद्योग धंधा मिलेगा, देश की संपत्तियां मिलेंगी। आपके दोस्त मिलकर इस देश को लूटेंगे। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आप चंद पूंजीपतियों का माफ़ करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गोबर से आप रोजगार दे रहे थे। क्या हुआ उस गोबर के रोजगार का? ये पूछना चाहिए प्रधानमंत्री जी से। और योगी आदित्यनाथ जी, मैं सुनता हूं उनका असेंबली का भाषण, बहादुरी में रोज गाली गलौज, जिसको हड़काना उसको धमकाना, इसको उठा लेंगे उसको गिरा देंगे, उसको उल्टा लटका देंगे। अरे भैया, प्रदेश के लिए क्या किए इसको तो बताओ। इस
प्रदेश के नौजवानों के लिए क्या कर रहे हो, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण के लिए क्या कर रहे हो, कुछ बताइए ना आप। मैंने आंकड़ा तो रख दिया आपके सामने। आप निर्धारित बजट की राशि बढ़ाना तो छोड़िए, निर्धारित बजट का पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं। संजय सिंह जी, मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार रोहिंग्या को लेकर रेड डालती है, घुसपैठियों की तलाश जारी करती है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 11 साल से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। देश के अंदर सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके गृह मंत्री अमित शाह की है। सीमा की सुरक्षा बीएसएफ करती है। बांग्लादेश की सीमा बंगाल से लगती है, आसाम से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, भाजपा शासित राज्यों से भी लगती है, और सीमा की सुरक्षा जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक बांग्लादेशी रोहिंग्या वो बांग्लादेश पार करके, आसाम पार करके, त्रिपुरा पार करके, बंगाल पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके दिल्ली कैसे पहुंच गया? इसका मतलब प्रधानमंत्री जी की सरकार एक निकम्मी सरकार है। पहले तो उसको इस देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, गृह मंत्री और मोदी जी को, दोनों को, कि वो नाकाम रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदुस्तान में रोकने से। दूसरी बात, इन्होंने हमारे पूर्वांचल के भाइयों को संसद के अंदर बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठिया कहा है। तो मैं सावधान करना चाहता हूँ, बांग्लादेशियों को खोजो, बांग्लादेशियों को पता करो, अगर कोई मिलता है उसको डिपोर्ट करो, लेकिन एक भी पूर्वांचल के आदमी को, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को अगर दिल्ली में छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो फिर बहुत बुरे अंजाम होंगे, क्योंकि तुम यूपी बिहार के लोगों से भी परहेज करते हो। ये भाजपा की मानसिकता है। दिल्ली में रहने वाले यूपी बिहार के लोगों को ये लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। मैं वहाँ का सांसद हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। इसलिए ये सावधानी बरतना। 11 साल से तुम्हारी निकम्मी सरकार केंद्र में है, तुम कुछ नहीं कर पाए, और देश भर में घूम घूम के बांग्लादेशी घुसपैठिया कर रहे हो। कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को तुमने निकाला 11 साल में? बताओ ना जरा भाई। इस देश में कोई भी नाइजीरिया का नागरिक मिलेगा, बांग्लादेशी मिलेगा, पाकिस्तानी मिलेगा, उसको संजय सिंह भगा सकते हैं क्या? उसको डिपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितने लोगों को डिपोर्ट किया आपने? आंकड़ा दीजिए देश के सामने। मैंने तो पार्लियामेंट में भी पूछा था। आरएसएस के सारे लोग जो है कुंभ के महीने में आए, डुबकी भी मारी, मगर भागवत जी जो है वहाँ पर नहीं पहुँचे। क्या सनातन धर्म से दूर चले गए? भागवत जी से पूछिए। और देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें भैया माँ गंगा तो हमेशा पवित्र है ना। हमारे हिंदू धर्म में तो यही मान्यता है कि जब एक आदमी की मृत्यु होने लगती है तब भी उसको गंगा जल दिया जाता है। तो माँ गंगा तो हमेशा पवित्र है। तो वीआईपी लोगों को तो वाकई बचना चाहिए था कि आप वहाँ जाके और भीड़ और अव्यवस्था न पैदा करें, और अपने लिए वीआईपी सुविधाएं लेके आप वहाँ मेले को डिस्टर्ब ना करें। कुंभ में जितने अधिक से अधिक श्रद्धालु बाहर से गए और स्नान किए, वो ज़्यादा जरूरी हिस्सा था। तो भागवत जी गए कि नहीं गए, कि कौन गया कि नहीं गया, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। श्रद्धालु जो हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने स्नान किया, वो महत्वपूर्ण है। और गंगा स्नान जो वीआईपी लोग हैं जिनको अभी बचे रह गए हैं, वो लोग जाके अभी बाद में कर लें, इसमें क्या दिक्कत है।